उनकी नेटवर्क ये होती थी, आप यकीन करें, चंदा लेने के लिए हम एसपी और डीआईजी के ऑफिस में चले जाते थे और उठ के हमें बिठाते थे, पैसे देते थे। कैन यू बिलीव इट? चौबर जी, जहाँ पे हाफिज सईद, मगर वहां जो लोग बैठे हुए ना, शॉप ओनर हैं या घरों के अंदर, वो सब ISI के हैं। आप मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया था अफगानिस्तान में। अब हम सोच रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो है ना, वो पाकिस्तान आर्मी से कुछ बेहतर है। उसके बाद आखिरी रात पे जनरल आते हैं, नहीं होना। मेरे अंदर शकूक पैदा हो गए, इमेज टूटना शुरू हुआ, वो जो ख्वाब थे वो चकनाचूर होना शुरू हुए। पढ़ा लिखा बंदा था मैं, इसलिए मैं आपको बताया, पढ़ा लिखा बंदा था। सोचना शुरू किया, काफी चीजें खुद बुक्स खोलना शुरू किया, करने गए। जब मुझे तो पता चला कि नहीं 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 नहीं, वी हैव बीन यूज्ड, वी हैव बीन फ्रेम्ड, हमें तो इसलिए रिक्रूट किया गया है कि हम जाके इनके लिए उधर अपनी कुर्बानियां दें, और फायदा इनको हो रहा है, ये जर्नल हमें दे रहे हैं कमांड में। बस उधर से मैंने टूटना शुरू किया, उधर से टूटना हुआ तो फिर मैंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग बैक, आई एम नॉट गोइंग बैक। फिर आप चले गए वहां से वापस, उसके बाद आप नहीं गए? नहीं गया, मेरे पास आए हैदराबाद में मिलने के लिए वो कमांडर्स, उसने कहा, बड़ा काफी किया उन्होंने, मुझे समझाया। कमांडर्स मतलब लश्कर तैयबा के कमांडर्स? एलिट कमांडर्स। उन्होंने आपको मजबूर नहीं किया कि वापस आए? हाँ, पाकिस्तान के अंदर तो मजबूरी नहीं कर सकते। मेरे वाले साहब टॉप पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है ना, मेरे बाहर 30 तो मेरे पुलिस के कमांडोज खड़े थे। वो मजबूर अच्छा, क्या आपके वालिद को ऑल दिस वाइल ये पता था कि आप इन एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं, आप लश्कर तैयबा से आपका ताना बाना है, ज्वाइन कर रखी है आपने लश्कर तैयबा, उनको ये सब चीजें पता थी? एंड अगर पता थी, क्या था उनका रिएक्शन? और अगर नहीं पता थी वालिद तो भी? साहब को लश्कर का तो नहीं पता था, क्योंकि वहां को एक लश्कर तो नहीं था, वहां तो सैकड़ों तंजीमें थी, सैकड़ों लश्कर थे। उससे सिर्फ ये पता था कि ये, मैंने जब दाढ़ी रखना शुरू की तो उसने कहा दाढ़ी क्यों रख रहे हो? मैंने कहा रिलीजियस है, इस्लाम का लो, इधर उधर, इसके बगैर भी तो इस्लाम कर सकते हैं। वो सेक्युलर बंदा था, इंतहाई सेक्युलर बंदा, और उसने मुझे पसंद नहीं किया इस बंदे का दाढ़ी। ये कभी कभी मस्जिद के अंदर टाइम लग जाते थे, पूरी पूरी रात, आधी आधी रात। वालिद आपके हयात है? नहीं, वो अभी अच्छा, तकरीबन 4 साल हो गए, पर लोग सुधार गए। आप कह रहे हैं उनका आउटलुक काफी सेक्युलर था, उन्होंने कभी इस तरह की चीजों को नहीं बढ़ावा घर पे नहीं नहीं दिया? नहीं नहीं, वो तो मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता और वापस आता था तो मुझे जूते पड़ते थे, डंडे पड़ते, तो मस्जिद क्यों गए पढ़ने के लिए? ये मौलवी हरामी है, ये तुझे खराब करेंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ, मेरे वाले साहब सही कहते थे, क्योंकि वो पुलिस अफसर थे, उसे पता था हर चीज का, वो इंटेलिजेंस में भी रह चुके थे पुलिस में, उन्हें पता था हर चीज, इनके करतूतों का। तो जब उन्हें पता चला गया कि मैं जिहाद के लिए चला गया हूँ, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। फैमिली कहते हैं ये बंदा वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे नजदीक एक क्रिमिनल में और एक जिहादिस्ट में करें कोई फर्क नहीं है, दोनों क्रिमिनल हैं, अपने अपने तरीके से क्राइम करते हैं। एंड ही वाज राइट। मगर जब मैंने कह दिया कि मैंने छोड़ दिया सब कुछ, तो उसने कहा कि ठीक है। और मैंने कहा वो पीछे आएंगे, कहने वो पीछे आएंगे तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। तो मैं लेके अच्छा जा नूर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने कितनी देर के बाद डिसाइड किया कि आप पाकिस्तान छोड़ देंगे? ये क्या एक वॉलंटरी डिसीजन था कि भाई बस ठीक है, बहुत हो गया, आई यू वांटेड टू हैव अ बेटर लाइफ, या फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि वहां रहना आपके लिए ठीक नहीं था, आपको किसी तरह का खतरा था, या फिर इट वाज जस्ट अ वॉलंटरी डिसीजन के? नहीं, खतरा तो कोई उधर नहीं था, खतरा तो कोई नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि पाकिस्तान के अंदर किसी को खतरा नहीं होता, ठीक है ना, वो कुछ नहीं करते पाकिस्तान के अंदर ऑनेस्टली। अच्छा, फिर आप यूके गए तो आपने पुलिस ज्वाइन की वहां जाके, क्या उन्होंने आपका ये बैकग्राउंड चेक किया? उनको पता था, आपने बताया था कि मेरी ये हिस्ट्री रही है? मैंने बताया था पहले से ही उनको, जब मैंने आया था तो मैंने पहले ही बताया मेरी हिस्ट्री बताया, नॉट इन, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सारी की, उन्हें कैसे पता चला कि हाँ वाकई वो सारा हर चीज़ छोड़ चुका है, तो दैट्स फाइन। मगर एक ये बात बताऊं कि छोड़ने से पहले, पाकिस्तान छोड़ने से पहले मैं एथीस्ट बन चुका था, लेफ्ट द रिलीजन कंप्लीटली, क्लीन शेफ, और मैं रिलीजन छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे, क्योंकि मुझे यही रिलीजन एक दिया गया था, एक ड्रीम था, एक ख्वाब था, और टूट गया। मैंने कहा ये रिलीजन है तो अगर ये इस्लाम है, मुझे इस्लाम नहीं चाहिए। मैं कंप्लीटली, जब मैं लंदन में ठीक आया तो मैं तो इधर मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है, वो मेरी आइडियोलॉजी मार्क्सिस्ट था, तो इधर वामपंथी, ठीक यस। है। अच्छा, आप अब अभी आप
जितना मुझे पता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना? आप कह रहे हैं कि आपने वो वक़्त भी देखा जब आप एथियस्ट बन गए। क्या हुआ ऐसा कि आप एथियस्ट से फिर मुसलमान हुए और फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि इज़राइल के साथ मुस्लिम जो दुनिया है, उसकी जो टाइज़ है वो बेहतर हों? और जितना मुझे पता है आप हिंदुस्तान भी आए थे, कुछ महीने पहले ही आप आए थे। नहीं, मैं इन्विटेशन आया था आने के लिए, मगर हुँ। यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई जिस वजह से मैंने कैंसल कर दिया। मेरी इधर आप इंडिया नहीं आ पाए थे? आपकी एक कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे, नहीं आए? अच्छा। कॉन्फ्रेंस थी, दिल्ली में आना था मुझे, स्पीच देनी थी, हुँ, लेक्चर देना था, मगर मैं हुँ। ऑनलाइन दिया, मैं आ नहीं सका। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ ऐसा नूर कि आप एथियस्ट से फिर मुसलमान हुए और फिर आपने सोचा कि ठीक है, मुझे तो समझ आ गई है बट मैं दूसरों को भी समझाऊँगा क्योंकि ये तो बड़ा खतरे वाला काम हो जाता है ना। कई लोग ऐसे होंगे जो जिनको समझ आ गया होगा सब कुछ बट वो अपने तक रखते होंगे, वो सोचते होंगे कि क्यों ही हमें जाके दूसरों को सिखाना है क्योंकि ये तो खतरे वाला काम हो जाता है, आपको मार्क कर लिया जाता है। एंड मुझे पता है आपको यूके में भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इसकी वजह से। क्या हुआ ऐसा कि आप फिर से रिलिजन के फ़ोल्ड में आए? देखें, अगर मेरे पास इस्लाम की नॉलेज नहीं होती तो मैं इस्लाम में वापस नहीं आता, मैं एथीस्ट ही होता। ऐसे कितने मुसलमान लोग हैं जो एथीस्ट बन गए, वो अभी तक एथीस्ट हैं या मरते दम तक एथीस्ट ही रहे, ठीक है ना? मेरे पास नॉलेज तो थी इस्लाम की, स्टडी तो मैंने की हुई थी एलईटी ज्वाइन करने से पहले ही, विच वाज गुड, ठीक है? तो जब एक टाइम होता है, आपके अंदर तो एक रिलीजन मौजूद होता है, एक आप पहले खुदा को जान चुके होते हो, नॉलेज आपके पास होती है, धर्म की आपके पास एक अशाज होती है, वो आपके अंदर होती है एक। ये और बात है कि आप एक ग्रीवेंस से निकल के एक दूसरी ग्रीवेंस में आपको एंगर था, मेरे पे एंगर था। मैंने दीन छोड़ने की वजह मेरी सिर्फ एक एंगर था, एक गुस्सा था। मैंने गुस्सा सिर्फ ये था कि अल्लाह मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों हो ये हुआ, मेरे रिलीजन को क्यों तोड़ा गया? मैंने तो तुम्हारी इतनी खिदमत की, मैंने अपने कितने नफ्स को मार के बुराइयों से हट के, ना कोई मेरे सारे दोस्त गर्लफ्रेंड इधर उधर, एसपी का बेटा, हर अयाशियां करते थे, मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे तेरी रजा चाहिए। फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? तब मैं सोच रहा था कि मेरे साथ अल्लाह तूने ये क्यों किया, कि तूने इस तरह मेरे किया कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी और मेरी दूरी है जब तक तू मुझे कोई और चीज ना दिखाए। फिर क्या हुआ, एक चीज, एक एक टाइम होता है, देखें भगवान तो है ना, जब आपके अंदर एक ग्रीवेंस होती है ना, तो भगवान कहीं ना कहीं आपकी चांस जरूर देता है, ठीक है ना? क्योंकि वो तो है ना, बंदा उसी के पास ही वापस, बच्चा कितना भी नाराज हो घूम फिर के माँ बाप के पास ही आता है, ठीक है ना? तो एक लम्हा आया जिस पे मैंने सोचा कि दीन का कसूर नहीं है इसमें, अल्लाह का कसूर कहाँ से हुआ? दीन का कसूर नहीं है, ये उनका कसूर है जिसने मिसयूज किया है उस उस किताब को, उसके कमांडमेंट को उन्होंने मिसयूज किया अपने लिए। तो मैं ये सजा अपने आप को क्यों दूं, ये सजा मैं इस्लाम को क्यों दूं? तो मैंने सोचा कि ये सजा में इनको क्यों नहीं दूं, वो तो अभी भी रिक्रूट कर रहे हैं। फिर 2005 भी हो गया, 2009/11 भी हो गया मेरे सामने यूके के अंदर, तो 7/7 भी बम्बिंग हो गई लंदन के अंदर जहां पे 57 बंदे मारे गए, ठीक है? तो मैंने सोचा कि ये सजा मैं अपने आप को क्यों दे रहा हूँ, ये सजा तो मुझे उन्हें उन्हें देनी चाहिए, मगर वायलेंस तो हम नहीं कर सकते ना। इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, वायलेंस की तो उसने दर्स दिया नहीं है, ठीक है ना? मगर हमें समझने में गलती हो गई, हमने इस्लाम को दावा से को एक तरीका गलत समझ के हम सिर्फ पढ़ के किसी तरह कन्वर्ट करें। अगर कन्वर्ट करने का ये तरीका अगर नहीं मिल रहा तो वायलेंस के जरिए हम लोगों को दीन की तरफ, इस्लाम को फैलाएं, हम लोग अपनी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल इस्लामिस्ट जो आइडियोलॉजी उसको हम डोमिनेट करें इन द वर्ल्ड, इन द रीजन। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो उनका कसूर नहीं है। फिर कुछ एक दो वाकयात मेरे इस हुए जो मैं अभी यहाँ बयान नहीं कर सकता। लंदन के अंदर एक ऐसे वाकयात हुए जिसने मुझे दीन की तरफ वापस I turned myself into the religion again. But that but this Noor was completely different than the Noor over there. ठीक है ना? अच्छा, मेरी कुनियत उधर थी अबू अब्दुल्ला, कि वहां नाम से नहीं पुकारा जाता। अबू अब्दुल्ला मेरी कुनियत थी उधर, उनको पता है अबू अब्दुल्ला सिंधी, वो एक ही था। अभी भी नाम बोलते हो ना तो उन्हें पता चल जाएगा यही बंदा था वो, ठीक है ना? इन हजारों में उन्हें पता ये एक ही सिंधी था। तो
अच्छा, आप जब कह रहे हैं वहाँ पे आप अकेले सिंधी थे? सिंधी नहीं आते इस चक्कर वहाँ में। पे और कोई सिंधी नहीं, मतलब नहीं। ये तो मुझे पता है कि सिंध से पार्टिसिपेशन बड़ी कम ही होती है या ना हाँ के जी, बराबर होती है। हाँ जी। हालाँकि अब वहाँ पे हिंदूज़ का जो है मुश्किल हो गया है जीना, वहाँ पे भी जो पंजाबियत वाला कीड़ा है वो धीरे-धीरे फैल रहा है वहाँ पे भी ना। गरीब वो जो गरीब कम्युनिटी है ना, उनके साथ हुँ, जो अमीर लोग हैं ज़्यादातर उनको कोई टच नहीं करता, ठीक है ना? जो हुँ। गरीब लोग हैं ना, उनके साथ ज़्यादातर हो जाता है, उनके अंदर भी बट है तो ओल्ड वहाँ पे ओल्ड ज़्यादा गरीब ही ना, हिंदू तो हाँ, नहीं, नहीं, इंटीरियर्स हम में ही रहते उन्होंने हैं नहीं, ना। नहीं, 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 क्या बात करती हैं? नहीं, सिंध के अंदर तो नहीं, भाई जो मिलियनेयर हैं, इंटीरियर्स में रहते हैं, नहीं, मिलियनेयर नहीं, हैं। नूर मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जो इंटीरियर्स में रहते हैं, जो ज़्यादातर आबादी है वो गरीब है। जो अमीर हैं वो कराची में रहते हैं, आई नो देयर आर सम पीपल हू रन बिग हाँ, बिज़नेसेस आल्सो। हाँ, सिंध वो में तो भी फिर एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा ही हो जाते इंटीरियर हैं ना, उनको नहीं, सबको एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा पैट्रोनेज। नहीं बनते। देखो उनका मुल्क है, हाँ, वो हुँ, उनका मुल्क है, ठीक है ना? हुँ। वो एस्टेब्लिशमेंट इसके बीच में नहीं आती, ठीक है ना? वो उनका पाकिस्तान उनका मुल्क है, वो पाकिस्तान के नहीं, जिस मतलब तरह मेरा मतलब है कि उनको पैट्रोनेज हासिल होती है ना, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। तो आपकी तो फ़ौज जो पैसे की आ रहे है, तो वो जो अमीर हिंदू हैं जितना मुझे पता है उनको कोई हाथ नहीं लगाता, उनको कोई तंग नहीं करता। पैसा है, उनको कहाँ तंग करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, कारोबारी लोग अच्छा हिंदू जो है ना, वो ज़्यादातर बिज़नेस करते हैं। वो काम नहीं करते किसी के नीचे। वो कम्युनिटी जो हमारे यहाँ से हिंदू जो होता है ना, वो बिज़नेसमैन है सारे। ज़्यादा से ज़्यादा डाकू उन्हें अगवा करके ले जाते हैं। वो बेचारे पैसे-वैसे देके 20, 25, 50 लाख देके छोड़ के लेके आते हैं। ठीक है ना? वो तो एक तरीका चलता है डाकू किसी को भी अप्लाई कर वो ये नहीं देखता ये हिंदू है, मुसलमान है। पैसे वाला है उसने अगवा करना है, पैसे लेके वापस छोड़ देना है। वो चक्कर होना है। बाकी जो ये जो हुँ। हिंदुओं के साथ जो कहते हैं ना ज़ुल्म होता है, वो जो जो झोपड़ी में बेचारे रहे हैं, ठीक है ना? ये सारे ज़ुल्म उधर ही हो रहे हैं। उनके नहीं, साथ ही अभी पिछले मैंने तोड़ दिनों में 2 मंदिर तोड़े गए हैं वहाँ पे। ख़ैर ओके, लेट्स कम बैक टू एक द टॉपिक। आप कह रहे हैं कि आप अकेले सिंधी थे वो पूरे उसमें, और अगर आज भी उनको आपका नाम वो सुने तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये वही इंसान है। एग्ज़ैक्टली, ओके, ओके। एग्ज़ैक्टली। तो बस अब उसकी वजह से ये कहा कि मैंने यहाँ पे अपने आप को चेंज किया उसके बाद आई डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म इस्लामिस्ट टेररिज्म so and obviously peaceful people have only voice in a different way whether they can speak किसी के पास स्पीकिंग पावर होता है मेरे पास स्पीकिंग पावर नहीं है ठीक है ना कुछ लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ ठीक है ना कुछ लोग अच्छे राइटर होते हैं आई थिंक आई वुड डिसएग्री विद दैट। well, आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है एंड आई एम श्योर जो लोग सुनेंगे उनको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। आई वुड मैं टोटली डिसएग्री। मैं नेचुरल लेवल पे बात करता हूँ उस नेचर लेवल पे आके बात करता हूँ ठीक है ना मैं उस लेवल पे बात नहीं करता कोई बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सके ठीक है ना मैं उस लेवल पे आता हूँ जिस लेवल पे नेचुरल होती है नेचुरल ठीक है ना और ज्यादातर आपको बताऊं मैंने उर्दू में पहली दफा इंटरव्यू दे रहा हूँ मेरे सारे इंटरव्यू जो होते हैं फॉरेन जो मीडिया होती है उससे होते हैं इंग्लिश में ये पहली दफा मैंने उर्दू में दे रहा हूँ और एक इंडियन पाकिस्तानी जो है ना मीडिया को मैं वैसे भी नहीं देने पसंद करता क्योंकि वो अपनी रेटिंग के लिए आपके साथ तो बड़े अच्छे मुरासम है माशाल्लाह आप तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर तो अल्लाह आपको खुश रखे इसी तरह कंटिन्यू रखें कीप कंटिन्यू ठीक है ना तो ये कि मैंने ये सोचा कि आई हैव टू काउंटर दिस नैरेटिव आई हैव टू stop these islamists wherever I am through my writings through my interviews my speeches this is what I started 10 years ago and ये टर्न तब आया जब मैंने इसराइल इसराइल को एक्सेप्ट किया मेंटली तौर पे कि मेरे जहन में आया कि जब मैं पुलिस में था तो मैंने सोचा कि मैंने काउंटर टेररिज्म स्टडी तो करनी है कहाँ स्टडी करूँ मैंने रिसर्च की तो देयर वर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन इन द यूएस there were so many institutes in UK and then I further research and I found out one institute in Israel तो जब मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट को मैंने थोड़ा स्टडी की तो उधर तो 9/11 के आगे वो बढ़ ही नहीं रहे थे 10 साल गुजर गए फिर भी वो 9/11 तक लटके हुए थे जब मैंने यूके को देखा कि उधर भी 9/11 और 7/7 पढ़ा रहे उससे आगे चल ही नहीं रहे ज्यादा से ज्यादा कहीं आ गया तो मुंबई हो गया 8/8 ठीक है ना 9/11 7/7 और ये मुंबई ब्लास्ट एलईटी ने जो किए थे ठीक है ना और इसके अलावा जब मैंने इजरायली इंस्टीट्यूट को देखा तो वहां तो भाई टेररिज्म एवरी डे और वहां जो टेक्निक टेररिज्म की जो चल रही थी इसराइल के अंदर वो तो कंप्लीटली लेटेस्ट हमारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अभी भी 10-15 साल पीछे पढ़ा रहे हैं और चल रहे हैं इसराइल तो सबसे आगे है वहां तो हर दफा नई टेक्निक यूज हो रही है और वो नई टेक्निक को एक नए तरीके से काउंटर कर रहे हैं न्यू फॉर्म न्यू कल्चर ऑफ काउंटर टेररिज्म इन इसराइल
तो मैंने सोचा यार यहाँ तो वहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है, क्यों नहीं मैं उधर स्टडी करूँ। पुलिस में तो मैं पहले ही चला गया था, तो मेरा काफ़ी माइंड भी मेरा काफ़ी ब्रॉड हो गया था पुलिस में काम करते हुए, हर कम्युनिटी के साथ हर चीज़। तो फिर मैंने उधर स्टडी शुरू की। जब मैंने वो स्टडी कंप्लीट की इजरायली इंस्टीट्यूट से, तो फिर मुझे पता चला कि इसको कैसे काउंटर किया जाता है। तो फिर मैंने ओपनली इसराइल को सपोर्ट, जब ओपनली इसराइल को सपोर्ट किया तब इब्राहिम अकॉर्ड्स नहीं हुआ था। इब्राहिम अकॉर्ड्स अभी हुआ है चंद साल पहले, जब वो मोरक्को, बहरीन, यूएई और दूसरे मुल्कों ने इसको अपना इसराइल को एक्सेप्ट किया। तब तो नहीं था, तब तो अरबों के नज़दीक और पाकिस्तान नज़दीक इसराइल तो मैं कहता हूँ कि सेहूनी ज़ायनिस्ट, वो तो भाई दुनिया में मैं कहता हूँ काफर को बख्श देंगे, ज़ायनिस्ट को नहीं बख्शते। मैं आपको लिख के दूँ, अगर आप किसी जिहाद इसको कहो ना कि भाई आपको ऑपोजिट देते हैं कि ये काफर है और ये बिल्कुल कट्टर इस्लाम दुश्मन है, हिंदू है जो भी है, और ये ज़ायनिस्ट है, मुसलमान किसको मारोगे, पहले ज़ायनिस्ट को मारना है, सेहूनी को मारना है। तो जब मैंने ऐलान किया तो आई एम ज़ायनिस्ट एंड आई एम फुली openly support the right of the Israel to exist in the Holy Land। तो बस फिर उसके बाद तो मेरा तो सत्यानाश कर दिया ना इधर इस्लामिस्ट ने, ठीक है ना। वो अल्लाह है रखने वाला, कहते हैं ना वो जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ठीक है ना। बाकी तो उन्होंने मुसलमानों ने सारा सोशल बाइट आउट कर दिया। मेरी फैमिली, पेरेंट्स ये आप इंग्लैंड में बता रहे हैं, इंग्लैंड में बता रहे हैं। बीइंग अ पुलिसमैन, पाकिस्तान में इसका अच्छा, ओके, दिस इज व्हाइल यू वर स्टिल अ पुलिसमैन एट दैट टाइम, यस। अच्छा, तो आपको मतलब चले, आपकी जो फैमिली जो पीछे है पाकिस्तान में, आप कह रहे हैं कि वालिदा आपकी तो बात बहुत, आप छोटे थे तभी वफात वो पा गई थी, वालिद भी आपके भी हयात नहीं है। आपकी फैमिली में, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, आपके जो भी सिबलिंग्स वगैरह रहेंगे या जो भी एक्सटेंडेड फैमिली रहेगी, रिलेटिव्स रहेंगे, क्या आपके उनके साथ कोई मरासिम है, बातचीत है, या टोटली कट ऑफ है? नहीं, उन्होंने मुझे डिसऑन कर दिया काफ़ी अर्सा पहले। मेरे वालिद साहब ने मुझे डिसऑन कर दिया काफ़ी साल पहले, और वो एंड तक वफात पा गए, मगर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ये मेरा बेटा ही नहीं है। आपके वालिद ने भी आपको डिसोन कर दिया, जबकि डिसऑन आप कर कह रहे दिया। हैं कि वो काफ़ी एक लिबरल आउटलुक के मालिक थे। थे क्या उन पे प्रेशर था? थे थे अच्छा, ओके। रिटायर होने के बाद वो रिलीजियस बन गए थे, उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी सफेद। ये कैसे हुआ? रिटायर होने के बाद लोग चले जाते हैं ना भगवान की तरफ ज्यादा, जब मौत हाँ, करीब हाँ। आती है ना। तो आपने कितने स्टार भी देखे होंगे बॉलीवुड के, जब वो रिटायर हो गए, ठीक है ना, तो वो माला माला रिलिजन की तरफ कहनी और रिलीजन की तरफ चले गए, विच इज झुकाव वेरी हो गुड, जाता है। विच इज वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। सारी बातें अल्लाह को, हर बंदे को मेरे कहता है जवानी में भी होना चाहिए, भगवान का खौफ होना चाहिए, ठीक है ना, हुँ। उनकी याद होनी चाहिए। मगर अगर रिटायरमेंट के बाद भी हो जाते हैं तो वेरी गुड। तो वो रिलीजन हो गए थे, मगर अगेन इस्लामिस्ट नहीं थे। पर नूर, जब वो नौकरी कर रहे थे, आप कह रहे हैं उनको समझ थी, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा था कि किस तरह से ये मौलवी लोग जो हैं, ये बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। वो आपको भी मना करते थे कि आप इनके साथ ज़्यादा ना घुले-मिले। ये कैसे होता है कि एक उम्र-दराज़ शख़्स जिसने ये सब इतना करीब से देखा है, उसने नौकरी की है, उसने ऑफ़ कोर्स उनका पुलिसिंग का करियर रहा है, उन्होंने बहुत लोगों को मरते भी देखा होगा, टेररिस्ट्स को भी देखा होगा, उनके विक्टिम्स को भी देखा होगा। ये कैसे हो जाता है? मतलब मैं सिर्फ़ आपके वालिद को लेके स्पेसिफ़िक क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। मतलब कम उम्र में समझ में आता है ना? कम उम्री वो कहते हैं ना एक नेमत भी है और हम्म, उसको आपके अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। हम्म। बट एक उम्र-दराज़ शख़्स जो ऑलरेडी अब अपने 60s में है, उसको कैसे इंडोक्ट्रिनेट किया जा सकता है? और आप खुद ही कह रहे हैं कि आप इस्लाम में वापस भी आए क्योंकि आपको समझ में आया कि इस्लाम डज़न्ट टीच एक्सट्रीमिज़्म। फिर आप कह रहे हैं कि वो मज़हब के करीब हो गए और फिर ऐसा हुआ। क्या जब मैंने जी, जब मैंने इसराइल को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने कहा कि दैट्स इट, ये यहूदी बन गया है, ये यहूदी एजेंट है, और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और ये सिर्फ मेरे वालिद साहब का नहीं था, ये कलेक्टिव डिसीजन था पूरी फैमिली का, पूरे खानदान का कलेक्टिव डिसीजन था। इसमें it's not specifically from my father, this decision came from my father, no, it was collectively from the member of my family as well as the relatives, because they think supporting Israel is a worse than Muslim being a non-practicing, being a secular. Do you understand where I'm coming from? Okay, the hate एब्सोल्युटली, आई गेट inside, इट। ठीक है ना। हुँ, अगर मैं कह जाता कि नहीं मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है ना, और इतना वावेला से इंडिया को प्रचार करता, तो वो फिर भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते, ठीक है ना। वो कहते हैं चलो थोड़ा बहुत,
क्योंकि वैसे भी इंडियन आधा कल्चर तो इंडिया में, पाकिस्तान में वैसे भी चलते हैं ना, घर के अंदर इंडिया इंडिया करते हैं, बाहर जाके लश्कर लश्कर करते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका अंदर साली देखेंगे इंडियन मूवीज और बाहर जाके लड़ने के लिए तैयार होंगे, ठीक है ना। तो ये तो हिपोक्रेसी उस मुल्क में वैसे भी चल रही है। मगर जब बात आती है यहूदी की और इसराइल की बात आ जाती है, तो फिर तो बात खत्म, फिर तो बॉर्डर होगी ना, क्लोज, दैट्स इट। उसके बाद कोई रिपेंट नहीं है, कोई री एंट्री नहीं है, खत्म हो गया। तो उन्होंने पहले ही मुझे डिसऑन कर दिया, उनकी तरफ से मैं मर गया। वो कहते हैं इनको मार भी दो ना। हालांकि तो मेरे तो भाई ने भी मुझे कह दिया कि आप जिस दिन इधर उतरोगे उस दिन सबसे पहले आर्मी तो पहले आपके पास पहुंचने पहले तो हम आपको मारेंगे। ओके दैट्स फाइन देन। सो ओके, ओके। कुर्बानी डू यू देनी थिंक पड़ती इट्स ऑल वर्थ इट? आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया वो ठीक है? हालाँकि आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा इसकी वजह से। आपको लगता है इट्स वर्थ इट? आप खुद भी माशाल्लाह शादीशुदा हैं, आई थिंक आपके बच्चे भी होंगे। तो कभी आपको ये चीज़ महसूस होती है कि मैंने ये रास्ता चुना? रास्ता तो अच्छा ही चुना आपने अगर आप मुझे पूछें तो, पर वो तो मेरा ओपिनियन है ना। कभी आपको पछतावा होता है या आपको लगता है कि ठीक है, जो भी हुआ ठीक हुआ? जब गलत रास्ता चुना था तब पछतावा कभी नहीं हुआ था, जब रोस्ता तब, जब सही रास्ता चुना तो पछतावा किस चीज़ का, ठीक है ना। मेरी नेचर में रिस्क लेना लिखा हुआ है, मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ और मुझे अच्छा लगता है रिस्क लेना हुआ। मौत से ना मैं तब डरता था, ना मौत से ना मैं अब डरता हूँ, ठीक है ना। मौत को मैंने अपने सामने से देख के आया हूँ, मौत से नहीं डरता मैं, ठीक है ना। ये मैं फिल्मी बात नहीं कर रहा, हम फिल्मी एक्टर नहीं है कि नहीं नहीं मौत से कौन नहीं डरता, ठीक है ना। नहीं, मौत को हम देख के आए हैं, ठीक है ना। जो बंदा बॉर्डर से होके आए, जिसकी तमन्ना हो अपने आप को खत्म करना, उधर जाके लड़ना, वो मौत को सामने से देख के आया है, तो उसके लिए मौत को इतनी बड़ी अहमियत नहीं रहती, ठीक है ना। मगर उस टाइम पे जिंदगी उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, मगर इस टाइम में यस जिंदगी अहमियत रखती है, क्योंकि इस्लाम में जिंदगी दी गई है, जिंदा रहने को तरजीह दी गई है। ये जो कहते हैं ना कि इस्लाम में मौत को तरजीह देगी जिंदगी को, पर नहीं, गलत है ये, बिल्कुल बिल्कुल, ये कंप्लीटली फोल्स एक नैरेटिव पेश किया जाता है कि जिहादिस, कि नहीं मौत जो है ना, इस्लाम में मौत को तरजीह दिया जाता है, मौत को नहीं, जिंदगी तरजीह दी गई आफ्टर है। लाइफ को बेसिकली कहते हैं कि आफ्टर लाइफ आफ्टर ज़्यादा लाइफ, इम्पोर्टेंट देखिए आफ्टर है। लाइफ तो इम्पोर्टेंट हर किसी के लिए ना भाई। हुँ। मुझे बात बताएं, जो आपके धर्म में है तो क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है स्वर्ग में नहीं, जाना, अच्छे हमारे में काम तो करना? ऐसा कहते हैं ना नूर कि आपका जो कर्मा जिस तरह का होता है, उस तरह की आपको आफ्टर लाइफ मिलती है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, तो आप स्वर्ग में जाएँगे, अगर बुरे कर्म करेंगे, तो आप नर्क में जाएँगे। नरक उसमें में कोई जाना। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को इसलिए मारेंगे क्योंकि वो कोई और मज़हब फ़ॉलो करता है, तो आप स्वर्ग में जाएँगे, है ना? वो हमारा तो इट्स कंप्लीटली रिलेटेड टू कर्मा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलिजन नहीं। और इट्स नॉट पर्सन स्पेसिफिक, ठीक है? अगेन मतलब हिंदूज़ में तो वैदिक स्कूल्स हम्म, देयर आर सो मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट, राइट? हम्म, उसमें से एक ये भी है जो इनकरेज करता है कि आप खुदा से भी सवाल पूछें, ठीक है? हम्म, हम्म, हमारे हम्म। में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, वैदिक स्कूल्स ऑफ कि थॉट। मैंने हिंदुइज्म पढ़ा हुआ है, गीता मैंने खुद हाँ, पूरी पढ़ी है हाँ, मैंने भी। हमें तो खुद कहा जाता है कि आप जैसे मुसलमानों में भी कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद मदद खुदा, खुदा, हाँ कि जी। आप अपनी मदद आपको खुद करनी पड़ेगी। आप एग्जैक्टली, सिर्फ एग्जैक्टली। क्या कहते हैं ना, सिर्फ फेथ के ऊपर आप नहीं जी सकते कि हम्म, आप सिर्फ हम्म, खुदा पे छोड़ दें सब कुछ हम्म, और आपको खुदा की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते रहना चाहिए। हम्म। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में तो कुछ चेंज ही नहीं आ सकता ना, आप कैसे सीखेंगे? ब्लाइंड फेथ इस्लाम में भी नहीं है, इस्लाम में भी जी। कर्मा, कर्मा जो है ना, जो कंसेप्ट है वो इस्लाम के अंदर भी है, ठीक है ना। हुँ, ये हुँ, कैसे हो सकता है कि परमात्मा एक हो मगर उसकी हुँ, कंसेप्ट डिफरेंट हो? ये नहीं है, वो हुँ, एक ही है हुँ, हर रिलीजन के अंदर। तो हुँ, कर्मा का कंसेप्ट इस्लाम के अंदर भी है, मगर जो पॉलिटिकल हुँ, इस्लाम के अंदर कर्मा का कंसेप्ट नहीं है। हुँ, हुँ, पॉलिटिकल इस्लाम के जो इस्लामिज्म है उसके अंदर कंसेप्ट ही कंप्लीट डिफरेंट है। वहां तो कहता है कि आप मौत जो है ना, वो आप किसी को मारोगे इस्लाम के लिए और अपने आप मरोगे तो सबसे पहले आप ही को सबसे ज्यादा स्टेटस मिलेगा, ठीक है ना। हुँ, तो ये कंप्लीट रॉन्ग, दिस इज अ हुँ, मॉन्स्टर आइडियोलॉजी, दिस इज बारबेरिक बारबेरिक हुँ, आइडियोलॉजी, हुँ, ठीक है ना। हुँ, दिस इज हुँ, ब्लड, यू नो, ब्लडशेड आइडियोलॉजी, ठीक है ना। आप उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको पछतावा नहीं, ऑफ कोर्स नॉट पछतावा, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है ना। मगर हुँ, आपने सोचा कि कभी आपको फील होता है कि आपने ये, देखिए मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी फैमिली चाहिए, मैंने अपना टाइम गुजारा, मेरे भी भाई, मेरे भी बहन,
मेरा भी खानदान, मेरा भी घर, मेरा भी मुल्क है, मेरा भी दिल करता है मैं अपने मुल्क जाऊं जहां मेरे माँ बाप की कब्रें हैं। ना तो आर्मी आने देती है, ना गवर्नमेंट आने देती है, ना मेरे अपने मुझे आने देते हैं। ठीक है ना? तो कोई नहीं, वो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना? हर किसी ने जिंदा तो पूरी जिंदगी रहना नहीं है। ठीक है? तो यस, इट्स टफ जर्नी, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, पीपल से ना कि मेरे बस का नहीं है ये। हुँ। इट्स टफ जर्नी, वेरी चैलेंजिंग। ठीक है ना? हुँ। आपको तोड़ के रख देती है कभी कभी तो तन्हाई। क्योंकि अपनी धरती की बड़ी वो होती है ना, वो खींचती है आपको एग्जैक्टली, अपनी तरफ। एग्जैक्टली, आप दुनिया में एग्जैक्टली। कहीं भी चले जाएँ, कहीं मतलब चले मैं तो जाए। दूसरे शहर में रह रही हूँ, हिंदुस्तान में, तो भी मुझे मतलब वो जम्मू कश्मीर की जो धरती है, वो खींचती है अपनी एग्जैक्टली, तरफ। एग्जैक्टली, स्पेशली जहाँ एग्जैक्टली। आप पैदा हुए होते हो, वो जो आपके बचपन के दोस्त भी होते हैं, वो दोस्ती भी अलग किस्म की होती है ना। आपके कॉलीग एग्जैक्टली, दोस्त बनेंगे, आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे जब आप काम करते हैं, आप यू गो फॉर हायर स्टडीज़, बट वो जो बचपन की दोस्ती भी होती है ना, वो अलग होती है। वो अलग आज भी होती है जब मुझे इसमें। ख्वाब आता है कोई ना बचपन का, मतलब अब तो हम बूढ़े होने वाले हैं, वी आर ऑलरेडी इन आवर मिड लाइव्स। बूढ़े कहाँ, बूढ़े तो हम हो गए हैं, आपकी तो अभी जवानी शुरू हुई है। चलिए, मतलब बच्चे तो नहीं है ना हम। नहीं, बच्चा तो नहीं, एक प्रैक्टिकल लाइफ में बना आ गया तो है, ऑफ कोर्स। हाँ, और अभी भी जब ख्वाब देखते हैं ना कभी, तो मतलब दोस्त हमेशा मैं सोचती हूँ कि यार जो अभी मेरे फ्रेंड्स हैं वो नहीं दिखते। हाँ जो जी, बचपन के बिल्कुल। दोस्त होते हैं वही दिखते दैट्स हैं, वही दिखते है हैं। ना? वही एग्जैक्टली, ख्वाब में आएँगे एग्जैक्टली। जिनको आप मतलब 20 साल से मिले भी नहीं हैं, जो आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, है ना? दैट्स राइट। ये एक खिंचाव होता है, तो मतलब मेरे लिए तो बड़ा इमोशनल भी है ये सुनना भी और समझना भी कि आपने इतना टफ डिसीजन लिया, क्योंकि लाइक यू सेड, इट्स नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी। नूर, मुझे कंक्लूड करना होगा ये सेशन। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है। सवाल नहीं है वैसे तो, कोई मैसेज जो आप देना चाहें यंग मुस्लिम बच्चों को, बच्चियों को, जिनको इस तरह के लोग वर्गलाते हैं, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तो आज भी ये हम्म, इंडोक्ट्रिनेशन का सिलसिला जारी है ना। इट्स जस्ट दैट अभी ये क्या कहते हैं, ढके छुपे अंदाज में होता है, क्योंकि अब वो एफएटीएफ और बहुत कुछ हो गया, अब सैंक्शंस लग जाती हैं। हम्म, अब वो सब काम नहीं हो सकते जो 90s में हुआ करते थे। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। हो तो आज भी रहा है। कोई मैसेज जो आप देना चाहें इस तरह के लोगों को? देखें, मैं बच्चों को सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा, ये इस्लाम नहीं है किसी भी इंसान को मारना, political, on the basis of political or the religious. Okay, that's not Islam. जिहाद का जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया है ना, ये वो कंसेप्ट नहीं है। आप कम से कम अपने दीन के बारे में तो पढ़ें, आपको समझे तो सही, पहले अपने आप को, दीन को समझने की कोशिश तो करें। जो वॉर्स आपको सिखाई गई हैं स्कूलों के अंदर, मदरसों के अंदर, नबी ने सहाब ने ये जंगे लड़ी, ये वॉर्स स्टेट वॉर्स थी, ये ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल वॉर नहीं थी। स्टेट जो वॉर डिक्लेयर करती है, दैट्स एन अरेबिक फॉर्म, जिसको जिहाद कहा जाता है। जो जिहाद का कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है इंडिविजुअल बेस पे, ऑर्गेनाइजेशन बेस पे, ये जिहाद नहीं है, ये फितना है, फितना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी की हदीसें हैं, उनकी सेंग से आप उनके पढ़ के देखो। ठीक है ना? एक्सट्रीमिज्म के ऊपर नबी ने कितनी हदीसें दी है कि एक्सट्रीमिस्ट का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट बर्बाद हो गया। ठीक है? दीन को समझने की कोशिश करें। अगर किसी ने आपको यह बोला है कि आपको जिहाद करने से 72 हूरें मिलेंगी, शहीद होने से आपको हायर स्टेटस मिलेगा, ठीक है, ये आपको गलत सिखाया गया है। आप पहले जिहाद को समझने की कोशिश करें, किस जिहाद की बात हो रही है, किस स्टेटस की बात हो रही है। दिस कंप्लीटली फेक, फॉल्स, फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स, दे आर गोइंग टू इंड्यूस यू। कभी गलती से भी हथियार हथियार मत उठाएं, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ हो, चाहे अपने लोगों के खिलाफ हो, चाहे किसी के लोगों के खिलाफ हो। इंसान को मत मारें। इंसानियत है तो इस्लाम है, इंसानियत है तो मुसलमान है। अगर इंसानियत निकल गई, यू आर नॉट मुस्लिम्स एनी मोर। फिर आप अपनों को मारें या गैरों को मारें, यू आर नॉट गोइंग टू क्लोज टू अल्लाह। ठीक है?
एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि कुरान की सबसे पहली आयत जो उतरी है, इकरा, पढ़ें, सीक नॉलेज, एजुकेट करें। जब आप एजुकेट करेंगे, आपको कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकता। नंबर दूसरी बात, जब आप मस्जिद में जाते हैं ना, आपको जो फील होता है ना, वो बोले, रेज द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन रेज नहीं करते हैं, वो आपकी रिलीजियसली डेथ हो जाती है उस दिन। ये क्वेश्चन रेज करने का हक आपको अल्लाह ने दिया है, ये आपसे मौलवी नहीं छीन सकता। आपके पास जो भी क्वेश्चन है करें। अगर कोई आलिम, कोई भी मौलवी आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता या आपको झड़क देता है, कंप्लीटली टर्न अवे फ्रॉम दैट पर्सन। उस मस्जिद से, उस मदरसे से, उस इमाम, उस मौलवी से हट जाए। वाई? बिकॉज ही हैज नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट मिसगाइडिंग। उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है। जो बंदा आपको कन्विंस कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, आपके सवाल का जवाब दे सकता है, वही बंदा है जिसकी आप सुन सकते हैं। मगर एक बात है, जो बात आपको हिंसा की तरफ लेके जाए, वायलेंस की तरफ लेके जाए, वो दीन नहीं है, वो इस्लाम नहीं है। इससे बेहतर है कि आप सिक्युलर रहें। अगर आप अल्लाह का नाम यूज करके ही लोगों को मार रहे हैं ना, और उनकी उनकी तालीम को और उनके उनकी जो कमांडमेंट को आप ब्लास्फेमी कर रहे हो ना, इससे बेहतर है कि यू बी अ secular Muslims. That's better. At least you will serve humanity, not kill the humans in the name of religion. आप That's बेसिकली एथियस्ट कह रहे हैं, सेक्युलर मतलब, क्योंकि secular. सेक्युलर बेसिकली इसकी I आप mean, रिलीजन और स्टेट फंक्शन को मिक्स मत करें। नॉन ओके। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। ठीक है ना, कम से कम आप किसी को दीन के नाम पे तो नहीं मारेंगे ना, कम से कम उस ठीक पाक है। पर रब का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, कम से कम आप किसी का गला तो नहीं काटोगे ना। आपके अंदर इंसानियत होगी कम से कम। मगर अगर आप दीन में आना चाहते हैं और दीनदार बनना चाहते हैं, तो कम से कम किसी इंसान को तंग मत करें, किसी भी लिहाज से। और ये जो एक्टर्स हैं जिसको आप कह रहे हैं, ये स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है। अगर वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जी ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर। नॉन स्टेट एक्टर रह ही नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जितने भी एक्टर हैं, ये स्टेट एक्टर्स हैं। इनको स्टेट सपोर्ट कर रही है, वही उनको प्लान करती है, वही उनको इम्प्लीमेंट करती है, वही उनको रिक्रूटमेंट एवरीथिंग स्टेट करती है, नॉन स्टेट नहीं करती। तो ये जो कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, यस देयर आर नॉन स्टेट एक्टर्स, पाकिस्तान अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो एक जो सोसाइटी है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है मिलिट्री के जरिए। आपके वहां की तो पाकिस्तान की मीडिया तक, वहां का एंकर तक अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। ये खुद मुझे बोलते हैं, मुझे फोन करके कहते हैं कि नूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे आईएसआई की बैन है। हम अपने अल्फाज, हम अपनी मर्जी से एक प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से खबर नहीं छाप सकते आईएसआई की इजाजत बगैर। तो आपकी तो मुल्क के, हमारे मुल्क की सोसाइटी जो है, जो जो हमारे मुल्क के जो पिलर्स हैं, जो हमारे मुल्क के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारी ऑक्यूपाइड हैं। लोग कहते हैं जी इंडिया ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है कश्मीर को, इसराइल ने ऑक्यूपाइड किया है फलस्तीन को। ऑक्यूपाइड आप ऑक्यूपाइड हैं, आपका एक एक डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइड है, आपकी सोच ही ऑक्यूपाइड है। आप अपनी मर्जी से सोच नहीं, आप अपने मर्जी से, फ्री स्पीच नहीं आपके। आपका सबसे पहले आप अपनी ऑक्यूपेशन से निकलो, उसके बाद आप दूसरे ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें, दूसरों से आप डिबेट करें। फर्स्ट सबसे पहले अपने आप को जहनी तौर पे अपने आजाद तो करें, कम से कम आपके वो राइट तो हो बोलने का, सवाल उठाने का। आप तो कोर्ट में सवाल नहीं उठा सकते, आप तो आर्मी के सामने हैरानी की बात ये है नूर की, यही जो एंकर्स है ना जिनकी आप बातें कर रहे हैं, ये दूसरों को लेक्चर दे रहे होते हैं कि आप अपने जहन खोलें और जो है खुल के बात करें, और ये पूरी दुनिया की तकरीरें कर रहे होते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि सबसे पहले उनको अपने खुद के जहन खोलने की जरूरत है। ऑन दैट नोट नूर, मैं फिर से आपसे थैंक यू करना चाहूंगी, आपने आज ज्वाइन किया मुझे You're always और अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया। मुझे पता है आपने जरूर कुछ ना कुछ मिस किया होगा टू गिव मी योर टाइम, and I hope to talk to you again very soon. It was also very emotional for me somehow. मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मैं कोई, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड, एंड आई welcome. होप थिंग्स गेट बेटर फॉर यू। हालांकि आपने हालात से समझौता तो कर ही लिया है, बट फिर भी अच्छा होगा अगर आपके जो खूनी रिश्ते हैं जो आपसे दूर हो गए हैं, वो अगर आपकी बात को सुने, समझे, और किसी तरह से कुछ आपके बीच में इख्तिलाफात जो है वो कम हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, एंड आई प्रे फॉर दैट। तो आज के लिए फिर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच Thank you very व्यूअर्स। much. जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने हमें सुना। एंड अगर आप नूर से कनेक्ट करना चाहें तो आप इनका नाम सर्च कर लें, ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे, इनका वेरीफाइड अकाउंट होगा।
है ना? आपने वेरीफाई कर रखा है? हाँ, तो इनसे कनेक्ट कर लें एंड आई विल बी बैक सून with another very interesting guest. And that's all for today. Bye for now.